अब इस दूसरे भाग में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ एकदम साफ करना चाहूँगा कि आपको हैकर बनना है, एथिकल हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बनना है, या ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, या रेड टीम इंजीनियर बनना है, या पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, जो भी आपको बनना है, राइट। इन सब में सबसे जो बेसिक लेवल का टारगेट जो आपको अचीव करना पड़ेगा वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। मतलब आप पहले पेनिट्रेशन टेस्टर बनोगे, इसके आगे ही आप हैकर बनोगे, या रेड टीम इंजीनियर बनोगे, या साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बनोगे, वगैरह वगैरह। तो आई होप आई एम क्लियर। अब तैयारी का मतलब प्रिपरेशन स्टेज का सबसे पहला एक्टिविटी, अब ये सारे ही एक्टिविटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से हम इससे शुरू करेंगे रीड। तो ये देखिए, आपको ढेर सारे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको रिसर्च पेपर्स शायद पढ़ने की ज़रूरत पड़े, या फिर जो रिपोर्ट्स होते हैं वो पढ़ने की ज़रूरत पड़े, मतलब बुक्स के अलावा। और आपको फिर न्यूज़ आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, आपको विकिपीडिया में अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो देखने पड़ेंगे, और आपको फिर वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस करके होते हैं ऑनलाइन, तो उनमें आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के रिपोर्ट्स पढ़ के उनको समझने पड़ेंगे। और फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको खुद के अपने ही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया मतलब रीड का जो एक्टिविटी है उसके अलग अलग पहलू। अब किस टॉपिक्स पे आपको ये सब करना है, कौन से टॉपिक्स पे, वो हम आगे अगले वीडियो में शायद डिस्कस करेंगे। अब अगली एक्टिविटी, प्रैक्टिस। आपको जो कंप्यूटर साइंस के, प्रोग्रामिंग के, हैकिंग के, जो भी है, जितने टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जिनके बारे में जानेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स आप समझने की कोशिश करेंगे, उनको कभी कभी आपको खुद ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। और कितने सारे टेक्निक्स हैं, हज़ारों टेक्निक्स हैं जो आपको एक 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 करके धीरे 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 समझने और सीखने पड़ेंगे। फिर कितने सारे टूल्स हैं जो हम आगे देखेंगे बहुत डेप्थ में। तो ये टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, और नए टूल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि अरे हाँ, ये नया टूल आया हुआ है, और ये टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, वो टूल कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आपको देखिए, अब मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होता है तो एथिकल हैकिंग के लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। मतलब आपको आसानी होगी कुछ कुछ चीज़ों में। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक मतलब बेयर मिनिमम अगर बेसिक लेवल भी प्रोग्रामिंग स्किल है तो भी काफ़ी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, तो ये भी एक तरह से प्रैक्टिस ही है। और वो नोट्स आपके खुद के रेफरेंस के लिए होगा। मतलब आज का लिखा हुआ जो नोट्स होगा वो शायद आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8-10 महीने, 1 साल के बाद फिर आपको वापस ढूंढ के समझना पड़े। तो इसलिए आपके खुद के नोट्स आपको लिखना आना चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपको। तो ये भी, इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए कि जो आपके फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जो रेफरेंस मटेरियल है, पीडीएफ फॉर्मेट में जो किताबें हैं, वगैरह वगैरह, तो जहाँ मर्जी वहाँ नहीं मतलब रखना है, बल्कि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में पूरा आपको ये मटेरियल सारा ऑर्गेनाइज करके रखना है, जिसके बारे में हम वैसे भी आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं अगली एक्टिविटी जो है कोडिंग। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसके पहले भी मैंने ज़िक्र किया, और मैं यहाँ पे फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक जो है बेसिक लेवल या एकदम बेयर मिनिमम प्रोग्रामिंग स्किल से भी आप चला सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल जो है, पेनिट्रेशन टेस्टर का जो नेक्स्ट लेवल है वो है एथिकल हैकर,
और वहाँ से तो आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जैसे साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च हो गया, या फिर हैकिंग में एडवांस्ड लेवल पे जाना है वगैरह वगैरह। तो ये सारे तो मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग से काफ़ी ऊपर हैं कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जाहिर है कि इस पॉइंट पे पक्का प्रोग्रामिंग तो आना ही आना है। तो ये है मेरा इस पे अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि कोडिंग में आपको करना क्या है। तो आप जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो या आपको आते हैं उतना अच्छा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको पहली बात तो खुद का लिखा हुआ कोड 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको शायद कभी नौबत आ जाए कि खुद का ही कोड देख के फिर उसको रिव्यू करना पड़े, और ये ना हो जाए कि आप खुद को तब गाली दें उस पॉइंट पे, राइट। अब जाहिर है कि आपको दूसरों का कोड भी समझ में आना चाहिए, उसको ट्रबल शूट करना आना चाहिए, मॉडिफाई करना आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आपको अब ये भी बहुत ही अच्छी बात है अगर आप खुद के अपने टूल्स बना पाएँ। ठीक है जी, या तो आपको किसी और के टूल्स यूज़ करना पड़ेंगे, या फिर खुद से बनाने पड़ेंगे, या फिर किसी और के टूल्स लेके उसके ऊपर आपको अपने मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो अब टूल्स का मतलब स्क्रिप्ट्स हो गए, ऐप्स हो गए छोटे मोटे, और जो छोटे छोटे यूटिलिटीज़ बनते हैं वगैरह वगैरह, जिनके बारे में हम वैसे भी आगे बात करेंगे। अब अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो कि है इक्विप। तो इक्विप का मतलब है कि इक्विपमेंट, मतलब आपको क्या क्या, अब हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसका बंदोबस्त करना पड़ेगा आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, या फिर हैकिंग, जो भी एथिकल हैकिंग जो भी है, जो भी आपको करना है उस मकसद के लिए आपको क्या क्या सामान, अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी है, इकट्ठा करना पड़ेगा। ये है इक्विप का मतलब। तो अब देखिए, ये नहीं कि मतलब हैकिंग आप करते हो या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो एकदम ब्रांड न्यू लेटेस्ट में सबसे पावरफुल हार्डवेयर होना चाहिए, ना ना। पुराना कोई भी आपका सेकंड हैंड कोई यूज़ किया हुआ पुराना सा लैपटॉप या डेस्कटॉप आप लेके शुरू कर सकते हो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपके पास विंडोज़ या एंड्रॉयड या लिनक्स जो भी है, इससे आप काम चला सकते हो। तो उसके बाद तो एक बेसिक लेवल का इंटरनेट कनेक्शन हो, 30 Mbps मान लीजिए, वो भी चलेगा, जो कि ठीक है, थोड़ा स्लो है लेकिन काफ़ी है। और आपके पास ढेर सारे टूल्स होने चाहिए, और जिनको आपको धीरे 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 करके वक्त के चलते इकट्ठा करके अपने पास एक जगह पर रखना पड़ेगा। टूल्स का मतलब सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट्स, ऐप्स जो भी है। तो ये अब जाहिर है कि अगर आप पैसे दे के ख़रीद सकते हैं तो पेड वर्जन्स भी हैं और फ्री वर्जन्स भी हैं। तो मैं तो ओपन सोर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फ्री सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं पर्सनली तो मेरा प्रेफरेंस है, जाहिर है कि फ्री वाले जो टूल्स होते हैं उनके लिए। अब आप अपना खुद का हार्डवेयर जो है आप वो बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट्स लेके असेंबल भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि आप खुद ही अपने टूल्स भी बनाने की कैपेसिटी रखें, स्किल रखें। तो अब जाहिर है कि ये उतना आसान भी नहीं है, कभी कभी आसान होता है, कभी मुश्किल होता है। तो जो भी है आपका सिचुएशन, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि आप खुद के टूल्स बना पाएँ, या फिर दूसरों के बनाए हुए टूल्स लेके उनको इस्तेमाल कर पाएँ, या फिर उनको मॉडिफाई कर पाएँ। जो भी है, अलग अलग सिचुएशन से आपको डील करना आना चाहिए। अब अगली एक्टिविटी है लर्न। तो लर्निंग, इसका मतलब सीखते रहो। अब आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो क्या है वो आपको इन डेप्थ आना चाहिए। अब ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो भी है। आपको नए नए टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे, आपको नए टूल्स सीखने पड़ेंगे, आपको नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे, और आपको
अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर फिर सीखना पड़ेगा। तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला, जिसको बोलते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस है सीखने का। क्योंकि आप हर दिन आपको, आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर हो या फिर एक एथिकल हैकर हो या फिर एक साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर हो, जो भी हो, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखना ही पड़ेगा। वो जैसे बोलते हैं ना, या तो गेट अपडेटेड या फिर गेट आउटडेटेड, तो वही हाल है यहाँ पे। तो काफ़ी आपको मेहनत इस पे करना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा। अब कुल मिला के हमने ये प्रिपरेशन वाले डब्बे के अंदर के जितने एक्टिविटीज़ हैं ये सारे डिस्कस कर लिए। अब प्रिपरेशन के बाद बारी आती है आगे बढ़ने की, ठीक है जी। तो प्रिपरेशन जो है ये फाउंडेशन है, इसके बिना तो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बाद पेनिट्रेशन टेस्ट वाले स्टेज पे जाएंगे। अब देखिए, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, आप चाहे हैकर बनना चाहें, आप चाहे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहें, आप चाहे सिक्योरिटी रिसर्चर मतलब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो भी आपको बनना है, सबसे पहले तो आपकी शुरुआत प्रिपरेशन से ही होगी, जिसमें ये सारे एक्टिविटीज़ आपको करने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी। तो जैसे ही आपका प्रिपरेशन स्टेज ख़त्म होता है तो आप आगे बढ़ेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके मतलब धीरे धीरे आप जो जो आपके टारगेट्स होंगे वो अचीव करेंगे, तो फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग से अगर आपको इंटरेस्ट है, हैकर बनना है या एथिकल हैकर बनना है, तो आप अगले लेवल पे जाएंगे। तब भी आपको फिर वापस प्रिपरेशन में जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन गए तब भी आपको प्रिपरेशन में जाना पड़ेगा, आप हैकर बन गए तो भी आपको फिर प्रिपरेशन में जाना पड़ेगा, फिर वापस पेनिट्रेशन टेस्ट में आना पड़ेगा, फिर आप वापस हैकिंग में आना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये मैं जितनी बार भी बोलूँ उतना कम है। ये आपको बहुत ही गंभीर तरह से इसको आपको लेना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट वाले स्टेज में, एक्टिविटी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं एन्यूमरेट से। तो ये एन्यूमरेट जो है ये बहुत ही बेसिक स्किल है। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है या आपको हैकर बनना है, जो भी बनना है, लेकिन ये जो एन्यूमरेशन जिसको बोलते हैं, ये जो स्टेप है ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जैसे मान लीजिए कि अगर आप तमिल सीखना चाहते हैं या फिर आप हिंदी सीखना चाहते हैं या फिर आप तेलुगु सीखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज भाषा बोलना आप सीखना चाहते हैं, तो उस भाषा का पहले आपको अल्फ़ाबेट तो समझ में आना चाहिए, आपको वो अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा। तो ये उस तरह है, ठीक है जी, बहुत ही एकदम फंडामेंटल लेवल का एक्टिविटी। तो ये एन्यूमरेशन का मतलब है क्या? तो एक सिंपल अगर मैं तरीके में इसको बोलना चाहूँ तो ये है, अपने दुश्मन को या अपने टारगेट को जानो, बस इतना ही है, इतना ही है इसका कॉन्सेप्ट। तो आप अपने टारगेट के बारे में खोजिए, जितना आप इंफॉर्मेशन खोद के निकाल सकते हो, जितना आप पता कर सकते हो, वो खोद के निकालिए, ढूंढ के निकालिए। तो और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है ये? अगर आप मान लीजिए आपका टारगेट है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है क्या, कितने वेबसाइट्स हैं, या फिर आपको एक वेबसाइट मिला तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जान सकते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कौन काम करता है उधर, उसका सीईओ कौन है, वगैरह वगैरह, राइट। अब ये कौन से आईपी एड्रेसेस यूज़ करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके वेबसाइट्स कहाँ कहाँ है, या फिर कोई और आईओटी डिवाइसेस चलाता है क्या, इसके रूटर्स कहाँ है, इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह, आप समझ रहे हो, राइट। और फिर क्या हार्डवेयर यूज़ कर रहा है, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, राइट। और मान लीजिए अगर आपको एक जैसे मान लीजिए, ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, तो आप मान लीजिए आप चोर हैं, तो आप कैसे घुसेंगे, तो उस तरीके से आपको
सोचना पड़ेगा, राइट। तो अब मान लीजिए इस केस में अब हैकिंग की बात चल रही है या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट की बात चल रही है, तो जाहिर है कि हमारा जो टारगेट है हैकर के दृष्टिकोण से या फिर एक पेनिट्रेशन टेस्टर के दृष्टिकोण से, तो वो होता है हमेशा कि इसके अंदर इस सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए, इसके अंदर कहाँ वीक पॉइंट है ताकि हम एंट्री मार सकें, ताकि हम इसके अंदर घुस सकें। तो वो है ये इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट। और फिर इन्फिल्ट्रेट, इन्फिल्ट्रेट जो टर्म है, ये तो खैर मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट से आता है जनरली। तो इन्फिल्ट्रेट का मतलब है अंदर घुसना, कोई एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उसके अंदर कैसे घुसें, या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कैसे घुसें। तो मतलब चुपचाप से, बिना कोई पब्लिसिटी किए, बिना कोई शोर शराबा किए, कैसे अंदर घुसें। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एन्यूमरेशन का। तो कोई भी आपको जब टारगेट मिलता है, या तो पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए या तो हैक करने के लिए, मतलब एथिकल हैकिंग जो भी है, तो आपको जब भी टारगेट मिलता है तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा यही एन्यूमरेशन, ठीक है जी। अब कुछ लोग इसको रेकी बोलते हैं या फिर रेकोनाइसेंस बोलते हैं, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है किसी जगह को विज़िट करना सिर्फ एक मकसद से कि वहाँ उस जगह के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएँ उतना हासिल करना है, खासकर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, कि कहाँ पे क्या है, कितने लोग हैं, कितना स्टाफ है, क्या सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह। तो ये एस्पेक्ट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब कहीं जाते हैं तो उसको रेक्की बोलते हैं या फिर रेकोनाइसेंस बोलते हैं। अब कुछ लोग ये जो सर्वेलेंस और ये जो एन्यूमरेशन का जो स्टेप है, इसी में स्पेशलिस्ट्स होते हैं। इनफैक्ट ये सच बताऊं तो ये खुद भी अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, और आपको इंटरनेट पे और मतलब डिफेंस में और क्राइम के जो एनालिसिस करते हैं ये तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन एरियाज़ में आपको ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो इंटेलिजेंस में, और ख़ासकर ओएस इंट जिसको बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है इसमें, और ये तो इनफैक्ट घुमा फिरा के एन्यूमरेशन ही है, राइट। तो इसमें वो अपने करियर्स बनाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है ये देखिए, इसमें होता है पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी इन डेप्थ में और बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिसिस करते हैं। और काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद में अथॉरिटी होते हैं, मतलब जब वो बात करते हैं तो उस बात में एक वज़न होता है, और लोग उनको सीरियसली लेते हैं, ठीक है जी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने तो न्यूज़ में देखा ही होगा, काफ़ी सारे सैटेलाइट इमेजेस आते हैं, और जो ओएसएंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन सैटेलाइट इमेजेस को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया तरह से एनालाइज करना जानते हैं, और वो आपको बता सकते हैं कि क्या किस तरह का डैमेज हुआ या क्या हुआ यहाँ पे। इमेजेस को कंपेयर करके, इमेजेस को देख के वो आपको काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं। तो वैसे ही और भी हैं तरीके, जैसे गूगल मैप्स के जो व्यूज़ हैं, और मतलब सॉरी, गूगल मैप्स में जो इंफॉर्मेशन है, और स्ट्रीट व्यू जो होता है गूगल का, जो स्ट्रीट व्यू है गूगल मैप्स का, तो इनसे भी इंफॉर्मेशन निकालने की अलग अलग तरीके हैं। और सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल तो आप जानते ही हैं, गूगल है, और शोधान करके भी है। तो गूगल तो खैर जनरल सर्च इंजन है, और काफ़ी सारे हैकर्स जो हैं या फिर जो पेनिट्रेशन टेस्ट करने वाले होते हैं, ये गूगल को ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ नॉर्मल एक गूगल सर्च से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो किसी वेबसाइट के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है जी। और ये जो शोधान है, ये है एक सर्च इंजन जो आईओटी डिवाइसेस के लिए और सीसीटीवी डिवाइसेस के लिए एक गूगल टाइप का सर्च इंजन है, मान लीजिए, जो दुनिया भर के डिवाइसेस जो हैं, जो कनेक्टेड हैं, इंटरनेट कनेक्टेड हैं, उनके लिए, ठीक है जी। तो ये बस ऐसे उदाहरण दे दिए मैंने
कि सर्च इंजन्स को कैसे यूज़ करते हैं लोग। और जाहिर है कि ओएस इंट वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट है वो आगे जाके फिर मिलिट्री ऑपरेशंस में वो भाग ले सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट के एक्टिविटीज़ में भी वो भाग ले सकते हैं, या फिर मतलब इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स जैसे, या फिर उसमें वो करियर भी बना सकते हैं। और देखिए ओएसेंट मतलब जनरली ये होता है कि अगर इंफॉर्मेशन हाथ में आए तो फिर ये लोग एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर से सवाल वही है कि ये इंफॉर्मेशन हाथ में कैसे आए, तो इधर फिर दोबारा हैकिंग जो है वो आ जाता है। हैकिंग या फिर किसी किसी सिस्टम को एक्सेस करके उसमें से इंफॉर्मेशन चुराना या इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है जी, जो भी है उसका तरीका उस तरीके के हिसाब से। अब इंफॉर्मेशन निकल जाए उसके बाद फिर ओएस इंट वाले जो हैं वो अखाड़े में उतरते हैं। अब हम चलते हैं ये फाइंड वल्नरेबिलिटीज़ वाले स्टेप पे, उस एक्टिविटी पे, ठीक है जी। तो ये फाइंड वल्नरेबिलिटीज़ है क्या? अब देखिए कोई भी सिस्टम, जो कि मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि कोई भी हार्डवेयर सिस्टम को मतलब हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम हो या सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होते हैं 100%, लेकिन हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम जब वो बनता है, या हमने पहले भी डिस्कस किया कि अजम्पशंस पे बनता है, उसमें लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है जी, मतलब कमज़ोरियाँ हो सकती है। अब हमारा मकसद यहाँ इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फाइंड वल्नरेबिलिटीज़ वाले एक्टिविटी में हमारा मकसद ये है कि ऐसी कमज़ोरियाँ ढूंढ के निकालो। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ढूंढ के, ठीक है जी। तो ऐसे नहीं कि जैसे ही हम पहुँचे सिस्टम के सामने, बाबा किसी ने आरती उतार के तिलक ला के बोल दिया कि ये देखिए ये है पूरा लिस्ट है वल्नरेबिलिटीज़ का, मतलब कमज़ोरियों का। नहीं नहीं नहीं, ये आपको खुद से ढूंढ के, वक्त लगा के, एनर्जी लगा के आपको खोदना पड़ेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें काफ़ी सारा पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर्स का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि आपके टारगेट यूज़ करते हैं, आपके टारगेट में वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो इसका पहले लिस्ट बनाइए, उनके क्या क्या ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, उनके मोबाइल ऐप्स हैं, अगर मोबाइल ऐप्स है तो वो एंड्रॉयड ऐप्स है या फिर iOS ऐप्स है या फिर दोनों पे चल रहे हैं, या फिर कोई हाइब्रिड ऐप है उनका, ठीक है जी। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये क्लाउड पे चलते हैं या फिर खुद का होस्टेड है, क्या है, तो समझ रहे हैं ना बात। तो ये सारी डिटेल आपको पहले हाथ में लाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके ऊपर होता है आगे का जो भी एक्टिविटी है वो। अब ये जब आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन हाथ में आ जाए, तो आपको फिर ऑनलाइन काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं जिनको वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि फलाना इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ है क्या, उस सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटीज़ है क्या, इस सॉफ्टवेयर के इस वर्जन में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है क्या। तो ऐसे करके आपको पूरा लिस्ट ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक बार जब ये लिस्ट हाथ में आ जाए तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सप्लॉइट्स का ढूंढना। मतलब हमको ऐसे ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिनको बोलते हैं एक्सप्लॉइट, ठीक है जी। तो मतलब ये एक्सप्लॉइट जब आप यूज़ करोगे तो वो आपको अंदर पहुंचाएगा, मतलब वो आपको एक खुला खिड़की, मान लीजिए जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, जैसे एक इमारत है और आप एक चोर हो तो कैसे अंदर घुसोगे आप। अब मान लीजिए दरवाज़ा है लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है, तो या तो ताला तोड़ दो, वो एक तरीका हो गया, या फिर आपको एक खुली खिड़की मिल गई जो जिसमें कोई ब्लॉक कुछ नहीं है, कोई कोई रॉड्स या मेटल का कोई मैश वैश कुछ नहीं है, खुला खिड़की है, तो आप अंदर घुस गए, तो ऐसे राइट। तो एक्सप्लॉइट भी कुछ इसी तरह का चीज़ होता है, ठीक है जी। वैसे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, डेमोज भी देखेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये एक्सप्लॉइट माने अंदर घुसने का एक तरीका, ठीक है। और आपको देखिए
इसके पहले जैसे मैंने बताया, ऐसे आपको सिस्टम हवाले आपके हवाले किया, आपको हैंड ओवर किया कि ये लीजिए सिस्टम, इसको आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कीजिए। तो जाहिर है कि कोई दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि ऐसे देख लिया और सारे हमको पता चल गए, ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया कि बाबा ये सारे वल्नरेबिलिटीज़ हैं इसके। नहीं, जाहिर है कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आपको उस पहले दिन तो आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ना सर ना पैर, ठीक है जी। तो आपको जब धीरे 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 करके आप उसको एक्सप्लोर करोगे, हाँ उसके अंदर ये फीचर है, इसके अंदर ऐसा फीचर है, वैसा फीचर है, अब आपका दिमाग फिर वहाँ से आपको मतलब आइडियाज़ देता रहेगा कि अरे हाँ, जब ये फंक्शनलिटी है तो फिर शायद उसके अंदर ये कमज़ोरी हो सकती है, वो फंक्शनलिटी है तो फिर शायद उसके अंदर उस तरह की कमज़ोरी हो सकती है, राइट। आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है, आपको एक, तो यही है हैकर माइंडसेट, यही है, ठीक है जी। तो एक चोर जैसा, एक क्रिमिनल जैसा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको, आपका मकसद है उसको कैसे ब्रेक किया जाए, उस सिस्टम का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये है वहाँ पे हमारा जो मकसद, ठीक है जी। और आपको हर पॉसिबल एस्पेक्ट उस सिस्टम का आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हर पहलू आपको देखना पड़ेगा, हर एंगल से उसको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको कमज़ोरियाँ दिखेंगी, ठीक है जी। जैसे जैसे मान लीजिए एक और आसान सा उदाहरण है, इंसान। अब एक इंसान को आप देखते हो, आपको कैसे पता चले कि उस इस इंसान में क्या कमज़ोरियाँ हैं? तो आपको उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा, आपको उसके साथ जान पहचान करना पड़ेगा, आपको उसके साथ बात करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ठीक है जी। तो और आपको एक एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप एक एंड यूज़र हो तो जाहिर है आप जब लॉगिन करोगे, जब देखोगे, तो उसमें ये फीचर्स उसके अंदर आपको नज़र आएंगे। आप इन फीचर्स में फिर कहाँ कहाँ आप कमज़ोरियाँ ढूंढ सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये वल्नरेबिलिटीज़ हमको क्यों पता करने हैं? ताकि आप उस सिस्टम के अंदर इनफिल्ट्रेट कर सको। अल्टीमेट जो सवाल है अपना, वो तो हमेशा वही है, हाउ टू इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट कैसे करें, कैसे अंदर घुसें, ठीक है जी। तो ये हो गया ये फाइंड वल्नरेबिलिटीज़ का एक डिस्क्रिप्शन। अब इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। ये जो फाइंड वल्नरेबिलिटीज़ वाला एक्टिविटी है, इसमें देखिए अलग अलग तरीके और भी हैं। मतलब वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस में ढूंढ ढांड के एक्सप्लॉइट्स ढूंढना, ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका है कि आप सोर्स कोड को, अगर मान लीजिए आप अगर सोर्स कोड एक्सेस कर पाते हो, तो सोर्स कोड का एनालिसिस हो सकता है। मान लीजिए वो जो जो भी आपका टारगेट है, अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको कहीं और से भी मिल जाएगा, गिटहब से मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। तो आप सोर्स कोड एनालिसिस करके भी उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए कोई मोबाइल ऐप है या फिर कोई विंडोज़ का एग्जीक्यूटेबल है, तो आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स यूज़ करके भी आप उसका सोर्स कोड निकाल सकते हो, और फिर उस सोर्स कोड को एनालाइज करके भी आप वल्नरेबिलिटीज़ निकाल सकते, मतलब ढूंढ के निकाल सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हाँ। तो और भी, अब जैसे मान लीजिए एक वेब एप्लीकेशन है, तो आप उसको मैन्युअली भी टेस्ट कर सकते हो कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ है क्या। तो कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, काफ़ी सारे तरीके हैं वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ के निकालने की। तो आपको आगे चलते 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 एक एक करके ये टेक्निक्स जो हैं वो समझने और सीखने और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब हम ये आखिरी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है रन टेस्ट्स, ठीक है जी। ओके। तो अब ये रन टेस्ट्स वाला जो एक्टिविटी है, ये क्या है? तो देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि आप इस पॉइंट पे, ठीक है जी, आपने एन्यूमरेशन वाला स्टेप कंप्लीट किया आपके टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो आपको पता है कि उसका सेटअप क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन आपके पास है। इसके आगे आपने उस बेसिस पे फिर जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो ढूंढ के निकाले, ठीक है जी, कि ये शायद वल्नरेबिलिटी है, ये शायद वल्नरेबिलिटी ये है, ये है, ये हो सकता है, हो सकता है। देखिए सारे हो सकता है वाले केस में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कंफर्म्ड कोई नहीं है, हो सकता है, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए मतलब वो वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, ये आपको एक आर या पार वाला वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो वही है ये स्टेप, ठीक है जी। तो
इसमें क्या है कि आपका जो भी टारगेट है उस पे जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तो उस के हिसाब से आप या तो मैन्युअली टेस्ट करेंगे या फिर सेमी ऑटोमेटेड टेस्ट करेंगे या फिर फुल्ली ऑटोमेटेड टेस्ट करेंगे, जो भी है, जो भी आपका तरीका है और जो भी आपके पास मतलब मान लीजिए, देखिए हर केस में ज़रूरी नहीं है कि फुल्ली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर वो टेस्ट करने का रास्ता हो, तो आपको शायद वो बिल्ड करना पड़े। ठीक है जी। अगर मिलता है रेडीमेड तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो फिर आपको बिल्ड करना पड़ेगा या फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, तो मतलब डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। और फिर एक और चीज़, अब काफ़ी लोगों का ये होता है इंप्रेशन कि अरे बाबा एक्सप्लॉइट मिल गया तो ख़त्म, काम ख़त्म, हम अंदर घुस गए। कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि एक्सप्लॉइट आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जैसे का तैसा आपने लिया, उसको रन किया और अंदर घुस गए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। वो सॉफ्टवेयर जो है उसका ये मतलब जो जो सॉफ्टवेयर के लिए एक्सप्लॉइट काम कर रहा था, शायद वो सॉफ्टवेयर का नया वर्जन निकल चुका है, शायद वो सॉफ्टवेयर पैच हो चुका है, शायद वो सॉफ्टवेयर आउटडेट हो चुका है, शायद वो जो कंडीशंस थे वो चेंज हो गए हैं। तो और कभी कभी ये होता है कि भाई एक्सप्लॉइट फॉर एग्जांपल आपका है पीएचपी में लिखा हुआ, आपने पीएचपी इंस्टॉल किया ही नहीं, तो वो एक्सप्लॉइट रन कैसे होगा? तो फिर आपको फिर उसके लिए जो भी प्री रिक्विजिट है वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। कभी कभी वो मान लीजिए जो एक्सप्लॉइट है वो मेटास्प्लॉइट करके एक फ्रेमवर्क है, उसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास मेटास्प्लॉइट जो फ्रेमवर्क है वो आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, तो फिर आपको वो इंस्टॉल करके फिर उसका स्क्रिप्ट जो है वो एक्सप्लॉइट आपको डाल के फिर उसको रन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक्सप्लॉइट चला नहीं, तो फिर क्यों नहीं चला, फिर उसके अंदर उतर के उसको ट्रबल शूट करो, तो ये सब झमेला भी होता है उसके अंदर। ठीक है जी। और फिर जो मान लीजिए कोई ऑटोमेटेड आपके पास स्क्रिप्ट्स है या फिर ऑटोमेटेड टूल्स है, तो फिर उसको अलग 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 तरीके से आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये मान लीजिए वो नहीं होता ताले को खोलने का, मतलब चाबी नहीं है आपके पास लेकिन वो नंबर लॉक उस टाइप का होता है ना, जहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं, उस तरह का सिनारियो है ये। ठीक है जी। और फिर मैनुअली भी आप कर सकते हो या फिर ऑटोमेट भी कर सकते हो, जो भी है। देखिए मैं वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिपेंड करता है, सब कुछ ही डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। इनफैक्ट काफ़ी काफ़ी सिनेरियोज में आपको बहुत ही पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी दिख रहा है लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसके अंदर घुस नहीं पा रहे, आप उसको एक्सप्लॉइट करके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है जी। तो तो अब क्या है उधर, प्रॉब्लम क्या है, ये उसको आपको डायग्नोसिस करने में वक्त लगेगा, आपको इसको प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से चलने में आपको वक्त लगेगा। ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है ये जो टेस्ट करने का। ठीक है। लेकिन ये करने के बाद ही आपका जो आर या पार वाला सिनेरियो है उस पर एक क्लैरिटी आएगा कि हाँ बाबा ये वल्नरेबिलिटी है कंफर्म्ड या फिर ये वल्नरेबिलिटी है नॉट कंफर्म्ड, मतलब वो शायद वो वल्नरेबिलिटी कभी था ही नहीं। ठीक है जी। तो इस तरह का होगा जो रियल टाइम सिनारियो है वो। हाँ। अगले पॉइंट पे चलने से पहले एक आखिरी छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा ये एक्सप्लॉइट्स के बारे में। देखिए कभी कभी एक्सप्लॉइट्स फेक भी होते हैं, मतलब लोगों ने ऐसे ही अनाप शनाप पब्लिसिटी के लिए या फिर पॉपुलैरिटी के लिए या फिर क्लिक्स के लिए ऐसे ही फेक एक्सप्लॉइट्स डाल दिए जो कि कभी सच, मतलब कभी काम ही नहीं करते, वो फेक एक्सप्लॉइट्स है। आई बात समझ में? तो ये भी है एक फिनोमिनन है कि एक्सप्लॉइट्स भी फेक हो सकते हैं। ठीक है जी। और एक और सिनारियो ये है कि जो मान लीजिए कोई एक्सप्लॉइट आपको मिल गया, उसको शायद आपको फिर मॉडिफाई करना पड़े, तो उसको उतर के आप ट्रबल शूट करोगे, फिर उसको मॉडिफाई करोगे। ये भी हो सकता है, या फिर एक्सट्रीम केस में एक्सप्लॉइट है ही नहीं, तो एक्सप्लॉइट आपको बनाना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है जी। तो इनमें से कोई भी सिनारियो आप आप सामना कर सकते हो, इनमें से कोई भी सिचुएशन का आप सामना कर सकते हो। अब यहाँ पे ख़त्म होता है पेनिट्रेशन टेस्ट वाले जो लेवल पे। ठीक है जी। एक्टिविटीज़ सारे हमने अभी कवर कर लिए, तो हमने देखा एन्यूमरेशन क्या है, हमने देखा वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे ढूंढ के निकालते हैं, और फिर टेस्ट्स रन करके उनको कैसे कंफर्म करते हैं कि हाँ सच में वल्नरेबिलिटी है या नहीं, कभी वो वल्नरेबिलिटी था ही नहीं या कुछ गड़बड़ है। ठीक है जी।
तो यहाँ तक तो हो गया पेनिट्रेशन टेस्ट का सिलसिला। तो अभी हमने प्रिपरेशन स्टेज देखा और फिर हमने पेनिट्रेशन टेस्ट देखा। अब एक बार दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मान लीजिए अब टेस्ट रन किए आपने, आप ये स्टेज पे थे, आपको पता चला एक भी वल्नरेबिलिटी काम नहीं कर रहा, ऐसे भी हो सकता है। वापस वापस जाओ इस स्टेप पे, और वल्नरेबिलिटीज़ है क्या देखो, या फिर नहीं है वापस जाओ एन्यूमरेशन पे, कुछ मिस हो गया, कुछ ऐसा चीज़ जो हमने ध्यान नहीं दिया पहले, शायद कहीं कुछ मिस हो गया हो, नहीं, या फिर पता चला कि एक्सप्लॉइट है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो फिर वापस पता नहीं यहाँ रीडिंग में जाओ देखो, या फिर कोडिंग में जाओ उसका रिव्यू करो, राइट, या फिर कोई और एक्सप्लॉइट पकड़ो, या फिर कोई और वल्नरेबिलिटी पकड़ो, कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो आपको कोई भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो आपको वापस दूसरे वाले स्टेप में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब कुल मिला के अगर आप पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब आपने प्रिपरेशन पूरा कर लिया, सारा एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दिए, फिर पेनिट्रेशन टेस्ट पे आए, ये सारे एक्टिविटीज़ भी आपने ख़त्म कर दिए, अगर आप यहाँ तक ही खुद को सीमित रखते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट तक, ठीक है जी, तो इस पॉइंट पे आपका स्किल सेट जो है वो एक पेनिट्रेशन टेस्टर का है, राइट। तो मतलब कुल मिला के एक पेनिट्रेशन टेस्टर का काम है क्या, ठीक है। तो एक सिस्टम है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर या कॉम्बिनेशन जो भी है, तो एक पेनिट्रेशन टेस्टर इसको सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से इसका परीक्षण करेगा, इवैल्यूएशन करेगा और बोलेगा कि हाँ ये शायद वल्नरेबिलिटीज़ हैं इसमें, बस, और एक रिपोर्ट सबमिट कर देगा, बस ख़त्म, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो जिसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी, हो गया। लेकिन अगर आप इससे अगले स्टेप में जाना चाहते हैं, जो कि अब है हैकिंग का डोमेन, मतलब ये खुला हैकिंग है, यहाँ से तो खुला हैकिंग है, राइट, मतलब लीगल जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें तो पक्का ये हैकिंग है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक सिनारियो है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और आप उसी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर आप टेस्ट कर रहे हो, या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन का हार्डवेयर आप टेस्ट कर रहे हो, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ऑथराइजेशन मिल चुका है पहले ही कि आप फलाना 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 चीज़ आप टेस्ट करें जो कि हमारे क्लाइंट्स के हैं, ठीक है जी। तो लीगली आप प्रोटेक्टेड हो, राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कुछ कुछ सिनारियोस हैं, मतलब मान लीजिए आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में या मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में या इंटेलिजेंस वालों के कॉन्टेक्स्ट में कि आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी के लिए आप काम करते हो, या फिर आप कोई फ्रीलांस हैकर हो जो हायर, मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन किया है, तो फिर आप देश के लिए काम करोगे या आर्मी के लिए काम करोगे, और आपके टारगेट जो हैं वो किसी और देश के हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जब आप हैकिंग में उतरते हो तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके परिणाम जो हैं वो आपको पहले से ही अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हैकिंग में क्या कुछ है, और खासकर हम इस वीडियो में तो बात करेंगे एथिकल हैकिंग की, और लेकिन हैकिंग जो है वो जनरल चीज़ है, ठीक है, बहुत उसमें बहुत सारे और पहलू हैं, ठीक है। यहाँ जो हम फोकस करेंगे वो है प्योरली एथिकल हैकिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये देखिए, ये समझने के लिए मैंने ये दो लेवल्स, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हैकिंग करके स्प्लिट करके, मतलब इनको अलग अलग करके, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको ऐसे ग्रुप किए हैं, ठीक है जी। लेकिन असलियत ये है कि मतलब ये एक तरह से क्रॉसओवर होता है, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर थोड़ा सा हैकिंग वाले उसमें आएगा, उस लेवल पे कुछ कर सकता है, फिर हैकर जो है वो थोड़ा सा पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले उस एरिया में जाएगा। तो मतलब ये दोनों अलग अलग एक्टिविटीज़ है, ऐसे एकदम क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक पेनिट्रेशन टेस्टर करता है, फिर यहाँ से यहाँ हैकर करता है। कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप भी होती हैं, उनके बीच में एक ओवरलैप भी है। तो एक ये पॉइंट मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा।
तो मतलब कुल मिला के कोई भी हैकर हो या मतलब एथिकल हैकर हो या पेनिट्रेशन टेस्टर हो, ये जो 6 जो एक्टिविटीज़ हैं, कुल मिला के ये 6 एक्टिविटीज़ तो करता ही करता है। मतलब एन्यूमरेशन करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कभी-कभी इन्फॉर्मेशन सीधा हाथ में दे देते हैं कि ये आपका टारगेट है, उसके आईपी एड्रेसेस ये हैं, उसका यहाँ पे होस्टिंग किया हुआ है, तो आपको एन्यूमरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी? तो वो स्टेप कभी-कभी ऑप्शनल होता है, राइट? अब आगे जो स्टेप्स हैं, जैसे वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढना, जैसे टेस्ट्स रन करना, फिर जो डिस्क्लोजर होता है जिसके बारे में हम वैसे भी आगे बात करेंगे, तो फिर या फिर एक्सप्लॉइट्स रन करना होता है, तो ये कुल मिला के एक पेनिट्रेशन टेस्टर और हैकर के बीच के मतलब दोनों के ही एक्टिविटीज़ हैं, इनमें काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग होगा। ठीक है जी? ओके, अब शुरू करते हैं हैकिंग वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हैकर जो है, मतलब जो भी इंसान हैकिंग में उतरना चाहे या फिर जो ऑलरेडी हैकर है, वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का लेवल तो ऑलरेडी पार कर चुका है, मतलब पार कर के ही आ रहा है या पार करने की कोशिश में है। ठीक है जी? तो जाहिर है कि पेनिट्रेशन टेस्टर टिपिकली क्या करेगा कि ऑटोमेटेड टूल्स जो होते हैं या फिर ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स हो गए या फिर कोई फिक्स्ड टेक्निक्स होते हैं कि आप पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ऐसा करें, फिर वैसा करें, ये हो गया। या फिर कोई ऑटोमेटेड टूल्स हैं जिनमें फिक्स्ड तरीक़ों से टेस्टिंग होता है, मतलब वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए, तो इनको ही यूज़ करते हैं और वही तरीके वो जानते हैं। अब कुछ नए तरीका है तो सीखते हैं, लेकिन मोर और लेस मतलब उन्हीं चीज़ों के और उन्हीं टेस्ट केसेस के दायरों में रहते हैं। ठीक है जी? इसके आगे नहीं बढ़ते, राइट? और जैसे ही वो टेस्ट का सिलसिला ख़त्म हो गया तो वो रिपोर्ट बना के वो सबमिट कर देते हैं, काम ख़त्म। लेकिन जो हैकर है वो इन चीज़ों से बंध नहीं जाता, मतलब वो इन चीज़ों से रुक नहीं जाता, वो आगे उसके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब इस केस में हम हैकर को ही ले सकते हैं, मतलब ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हैकर्स। ठीक है जी? तो ये एथिकल हैकर्स की नहीं, मतलब मैं हैकिंग की हैकर्स की जनरल में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनके क्या एक्टिविटीज़ हैं और एक एक करके इनके अंदर हम घुस के इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी। तो ये पहला एक्टिविटी हो गया रन एक्सप्लॉइट्स। अब चलिए देखते हैं रन एक्सप्लॉइट्स वाले एक्टिविटी में क्या कुछ है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हम लोग वो हैकर वाले उसमें आ चुके हैं, हैकर वाले लेवल में आ चुके हैं, और अब जाहिर है कि हम ये जो स्टेप्स अभी डिस्कस कर रहे हैं ये इन जनरल, मतलब एथिकल हैकिंग ही नहीं, नॉन एथिकल वाले हैकिंग के लिए भी ये लागू होता है। ठीक है जी? तो पहले तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि एथिकल हैकिंग में और नॉन एथिकल हैकिंग में फ़र्क कहाँ पे है, क्या है, वो तो हम आगे देखेंगे। तो इस पॉइंट पे वल्नरेबिलिटीज़ का लिस्ट भी हाथ में आ चुका है, और इन वल्नरेबिलिटीज़ के लिए एक्सप्लॉइट्स भी शायद ढूंढ ढांड के निकाल भी लिए। अब इन एक्सप्लॉइट्स को एग्जीक्यूट करने की बारी, लेकिन ये याद रखें कि एक्सप्लॉइट्स भी जो हैं ये भी या तो कोड है, छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स, या फिर कोई टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट का यूआरएल हो गया। ठीक है जी? यूआरएल माने जो लिंक होता है, वो उस लिंक में कुछ अनाप शनाप कुछ टाइप कर दिया और फिर वो उसकी वजह से कुछ हो गया, राइट? तो इस तरह के होते हैं एक्सप्लॉइट्स इन जनरल। तो ये जो एक्सप्लॉइट्स हैं ये भी इंसान ही बनाते हैं। अब ये जब बनाते हैं तो फिर जाहिर है कि उसके लिए भी जो अजम्पशंस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, वो सब इनके लिए भी लागू होते हैं। ठीक है जी? तो जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं वो डायरेक्ट आपको यूआरएल के रूप में दिखेंगे, कुछ होते हैं जो स्क्रिप्ट्स के रूप में दिखेंगे, कुछ होते हैं जो प्रोग्राम्स की तरह दिखेंगे, मतलब सॉरी प्रोग्राम्स होते हैं वगैरह। तो अब ये जो इनका कोड होता है, अब ये जो एक्सप्लॉइट्स हैं ये भी जैसे मैंने बताया कि ये भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, राइट? तो ये
कभी पाइथन में लिखे जा सकते हैं, कभी PHP में, कभी पर्ल में। तो ये सारे तो हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कभी कभी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है वो अलग, वो प्रोग्रामिंग नहीं होते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रेमवर्क है जिसका मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है जी। तो ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जब आप इंस्टॉल करते हो तो उस फ्रेमवर्क के अंदर भी उसका खुद का अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो लोग जो हैं एक्सप्लॉइट्स डेवलप करते हैं उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। ठीक है जी। और अब जाहिर है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक्सप्लॉइट मिला, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता। जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, पता नहीं कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है जी। अब सबसे बदतर वाले जो सिचुएशन में वो काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा तो फिर क्या करें। ठीक है। तो इस पॉइंट पे ही ये जो है रूल जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आपको सब्र करना चाहिए, पेशेंस। ठीक है जी। ये पेशेंस जो है ये एक पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, या फिर एक सिक्योरिटी रिसर्चर, मतलब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए, या फिर एक रेड टीम इंजीनियर के लिए, हर कोई भी प्रोफेशन के लिए पेशेंस जो है, इंक्लूडिंग हैकर्स के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। तो पेशेंट रहना मतलब सब्र करना सीखिए, और कोशिश करते रहना चाहिए। राइट। अब वक्त के चलते, राइट, तो आप देखते हो कि अरे हाँ, ये एक्सप्लॉइट जो है वो इसमें ये चेंज करने से वो काम करता है, और वो जो एक्सप्लॉइट है वो तो फेक एक्सप्लॉइट है, उसको बगल में रखो। और एक और एक्सप्लॉइट है जो आउट ऑफ द बॉक्स बराबर से काम कर रहा है। ठीक है जी। एक एक्सप्लॉइट है जो कि मान लीजिए वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब उसको पोर्ट करना पड़ेगा। पोर्ट माने एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है नहीं। तो आपको वो शायद उसको PHP में पोर्ट करना पड़े। राइट। तो इस तरह के अलग 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 आप सिनारियोज का सामना करोगे, और जब आप ये करोगे तो आपको जाहिर है कि वो जो आपने ये जो एक्सप्लॉइट्स को या तो आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ किया, या तो फिर मॉडिफाई किया, या पोर्ट किया, या फिर वो फेक एक्सप्लॉइट है करके आपने उसको नहीं यूज़ किया। राइट। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़, जो भी आप जिन भी सिचुएशंस का सामना करते हो, तो इनके आप नोट्स बनाओगे। ठीक है जी। और वक्त के चलते इन एक्सप्लॉइट्स को आप कलेक्ट भी करोगे, इनको अपने पास एक जगह पे आप मेंटेन करोगे, क्योंकि यही एक्सप्लॉइट आपका बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक ऐसा एक्सप्लॉइट मिला जो सारे वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इन वेबसाइट्स के लिए काम करे, तो वो तो एक्सप्लॉइट है। जाहिर है कि एक एक्सप्लॉइट अगर आपके पास आ गया, और जो जो फलाना वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, मतलब फलाना वर्डप्रेस वर्जन के लिए काम करता है, तो जाहिर है कि जहाँ जहाँ आपको वो वेबसाइट मिलेगा वो एक्सप्लॉइट सीधा काम करेगा। आई बात समझ में। तो वक्त के चलते, जैसे मैंने बताया, तो आपके पास एक एक्सप्लॉइट्स का एक कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी। आपके पास पता नहीं 20, 25, 100, 200 एक्सप्लॉइट्स पड़े रहेंगे, जो आपने मतलब वो इस टारगेट में घुसे, या फिर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, फलाना हमको सॉफ्टवेयर उसमें दिख गया कि ये वर्जन उसमें चल रहा है, अरे इसका एक्सप्लॉइट कहाँ है, ढूंढो, अपने पास था कहीं पे पड़ा हुआ, चलो वो एक्सप्लॉइट उठाओ, रन करो, और अंदर घुस जाओ। राइट। तो इस तरह का जो है, मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त के चलते आपको खुद के नोट्स भी लिखने पड़ेंगे हर एक्सप्लॉइट के बारे में, जो जो आपने कोशिश किया, और उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको उनको सेव भी करके रखना पड़ेगा। हाँ, अब जाहिर है कि हम लोग तो हैकिंग के लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो कभी कभी ये भी होता है कि हैकर्स को मजबूरन खुद का एक्सप्लॉइट एकदम स्क्रैच से बनाना भी पड़ता है। ऐसे ऐसे हैकर्स भी हैं, और ऐसे ऐसे उनके स्किल सेट्स भी हैं, ऐसे ऐसे भी वो करते हैं, और करना भी पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। ठीक है जी। तो एक्सप्लॉइट्स कभी कभी खुद से भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगला जो एक्टिविटी है वो है कंफर्म एक्सप्लॉइट्स। तो देखिए, जैसे इसके पहले मैंने जिक्र किया कि एक्सप्लॉइट मिला, ढूंढा हमने, वो मिला, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्सप्लॉइट काम करेगा। ठीक है जी। उसको मॉडिफाई करने के बावजूद भी कभी कभी वो काम ना कर पाए, ये भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है जी। तो मतलब सक्सेसफुल भी हो सकता है आपका जो कोशिश है वो, और फेल भी हो सकता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है।
और जो इसके पहले भी मैंने ज़िक्र किया कि कभी कभी लोग एम ही पब्लिसिटी के लिए, क्लिक्स के लिए, या फिर उसमें कुछ वायरस डाल दिया, ठीक है जी। तो फेक एक्सप्लॉइट्स होते हैं जो कि आप सोचते हैं कि वो जेन्युइन है। मान लीजिए कोई जिप फाइल है जो गिटहब में एक जगह पे डाल रखा है, बोला कि अरे ये वो वाला एक्सप्लॉइट है, आप ले लो। आप वो क्लिक करते हो, फिर वो एक जिप फाइल आता है, फिर अनजिप किया तो देखा उसके अंदर कुछ और एप्लीकेशन है, पता नहीं कोई ट्रोजन एप्लीकेशन छुपा है, कोई मालवेयर छुपा है, इस तरह का भी होता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसलिए आपको बहुत ही संभाल के एक्सप्लॉइट्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब काफ़ी आपको जजमेंट करना पड़ता है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और जो आखिरी पॉइंट है वो भी मैंने इसके पहले जिक्र किया कि अगर आप एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टर या हैकर बनना चाहते हो तो आपको ये आदत पक्का डालना पड़ेगा कि हर स्टेप का, हर कोई जो भी महत्वपूर्ण आपने कुछ किया, ठीक है जी, तो उसका आपको नोट्स बना के एक जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेरे मेरे केस में तो मान लीजिए कि अब आज के डेट पे फलाना वेबसाइट का हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, जिसको VAPT बोलते हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है जी। तो VAPT ये जो टर्म है ये यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो आज मान लीजिए वेबसाइट ए का आज VAPT हम कर रहे हैं, तो वेबसाइट ए के लिए एक मेरे पास डेडिकेटेड फोल्डर होगा। उस फोल्डर में मैं अपना मतलब जो भी उसके रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स हैं वो वहीं पे रखूँगा, उसके उसके जो रिलेटेड नोट्स है वो भी वहीं पे रखूँगा। अब मान लीजिए कल के डेट पे वेबसाइट बी पे काम शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो फिर से वेबसाइट बी के लिए एक अलग से फोल्डर होगा, फिर उसके उसके रिलेटेड सब मटेरियल उसी के अंदर होंगे, उसके नोट्स उसी के अंदर होंगे, कौन से एक्सपर्ट्स उसके लिए काम करते हैं, कौन सा स्क्रिप्ट्स मैंने यूज़ किया वो सब उसी के अंदर होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो मतलब आपको एकदम से अपना जो काम है उसको बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, और आपको हर इम्पोर्टेंट स्टेप के लिए नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि कल के डेट पे आपको खुद के नोट्स ही रेफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है जी। वो कभी कभी मेरे केस में तो ऐसा ऐसे हुआ कि मैंने आज कुछ कोशिश किया, नोट डाउन किया, फिर 1.5 साल के बाद उसको खोल के देखा कि अरे इसमें क्या हुआ, उस वेबसाइट में हमने क्या किया, वो कैसे काम कर गया। तो या फिर कोई डाउट आ गया कि अरे ये कैसे हुआ, तो चल के वापस देखते हैं, तो देखिए 1.5 साल के बाद इंसान खुद का बनाया हुआ नोट्स रेफ़र कर रहा है, तो मतलब उसमें कितना डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हुआ ये कंफर्म एक्सप्लॉइट वाला जो स्टेप है, ठीक है। अब कुल मिला के मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक एक्सप्लॉइट काम कर जाए, ठीक है जी, सक्सेसफुली काम कर जाए, तो उसका भी आपको नोट करना चाहिए कि हाँ ये काम कर गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर आपने कोई ऑटोमेटेड टूल यूज़ किया है, तो वो ऑटोमेटेड टूल का जो आउटपुट होगा, उसका जो भी रिपोर्ट होगा या उसका जो भी लॉग लॉग मैसेजेस का जो आउटपुट आता है, तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि हाँ 10 मतलब ये फलाना चीज़ काम कर गया, ठीक है जी। तो उसका आपको नोट करके रखना है आगे के स्टेप्स के लिए, ठीक है जी। तो मतलब ये हो गया कंफर्म एक्सप्लॉइट, मतलब सक्सेस या फेल, ठीक है। सक्सेस और फेलियर आपको दोनों केसेस में नोट्स बना के रखना चाहिए, क्योंकि आगे वो काम आएगा। चलिए अब आखिरी एक्टिविटी समझने की कोशिश करेंगे जो है डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे एक एथिकल हैकर रुक जाएगा, मतलब इस स्टेप के बाद वो रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। उसके आगे है क्या, ये अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये हैकिंग क्या है, मतलब एथिकल हैकिंग हैकिंग के अंदर एक भाग है। तो हैकिंग जो है वो एथिकल हैकिंग से काफ़ी बड़ा है, ठीक है जी। तो हैकिंग में क्या है, और जो रेड टीम इंजीनियर है उसमें क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर में क्या होता है, ये सारा एक्टिविटीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए था कि ये जो टॉपिक था इसको ठीक तरह से मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है जी। ऑलरेडी ये दूसरा भाग है, पहला भाग और ये मिला के तो और भी लंबा हो गया होता,
राइट। तो एनीवे तो मेरा पॉइंट ये है कि एक एथिकल हैकर जो है उसके लिए ये जो यहाँ पे एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ ये उसका आखिरी स्टेप होता है, क्योंकि उसके आगे वो नहीं बढ़ता, क्योंकि उसूल के हिसाब से एथिकल, ये आपने वर्ड नोट किया, एथिकल हैकिंग, एथिकल है वहाँ पे, ठीक है जी। तो एथिकल रूल जो है या फिर एथिक्स के हिसाब से आपको इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। तो वो खुद के मर्जी से रुक जाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इस स्टेप में आखिर है क्या क्या करना पड़ता है वो तो पहले समझ लें, ठीक है। तो इस स्टेप में मतलब डिस्क्लोजर, इसको एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर बोलते हैं जी, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी के साथ डिस्क्लोज करना, मतलब जो टारगेट है उस टारगेट को, कभी कभी आप उस टारगेट को ही कांटेक्ट करके बोलते हो कि देखिए जी आपके सिस्टम में ये फॉल्ट है, या फिर आपका जो मैनेजर होगा या आपको जिसने ये टारगेट दिया आप उसको रिपोर्ट करोगे कि ये देखिए सर जी या ये देखिए मैडम ये है इसका रिपोर्ट और इसमें फलाना फलाना निकला है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पॉइंट्स हैं तो फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको अच्छा खासा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ये नहीं कि यार यहाँ एरर निकला और ये क्रैश हो गया, ये फलाना ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वन लाइनर्स मत दीजिए क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको डिटेल में रिपोर्ट लिखना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस भी अटैच करने पड़ेंगे अपने रिपोर्ट के साथ, क्योंकि अब मान लीजिए कोई कोई वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो फाइनल आउटपुट होता है अगर वो सीरियस नहीं होता है, अगर उसमें मतलब कुछ ऐसे ही कुछ कहानी लिख दिया कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया बिना किसी सबूत के, तो कौन उस पर यकीन करेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाना पड़ेगा, आपको शायद वीडियो भी उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके बनाना पड़े, और आपको शायद कोई अब जैसे बोलते हैं इसको पेलोड, ठीक है जी। मतलब मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट में आपने फलाना वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया, तो जब ढूंढा तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपने उस वेबसाइट के का जो लिंक है उस लिंक में कुछ आपने टैम्पर किया, तो क्या टैम्पर किया वो आपको प्रूफ के हिसाब से आपको वहाँ पे वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया उसका पेलोड, राइट। तो मतलब स्क्रीनशॉट्स हो गए, वीडियोस हो गए, फिर उसका रेलेवेंट पेलोड हो गया। तो ये सब आपको रेफरेंस के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी जो भी मतलब आपका जो भी टारगेट है उनकी तरफ से भी तो वेरिफिकेशन करेंगे ना कि हाँ बाबा ऐसा है, आपने जो बोला वो सही बोला, या फिर कंफर्म करेंगे कि, या फिर आर्ग्यू करेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आपने गलत नहीं बोला, आपने गलत बोला, राइट। तो मतलब आप जो दावा कर रहे हैं वहाँ पे आपको उसका सबूत भी देना पड़ेगा। ये है अल्टीमेटली इस पूरे डिस्कशन का मतलब बोलने का मकसद, ठीक है जी। और ये आपको रेलेवेंट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब जाहिर है कि आप यहाँ पे एक एथिकल हैकर हैं, ठीक है जी। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं एथिकल हैकर की तरह, ठीक है जी। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि ये देखिए ये हमारा एथिकल हैकर है, ये आपका जो है वीएपीटी करेगा और उसका रिपोर्ट आपको सबमिट करेगा, ठीक है जी। तो जैसे ही ये रिपोर्ट बन जाता है आपको उस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, आपके मैनेजर के साथ या जो भी है हायर अथॉरिटी, उनको भी आपको ये रिपोर्ट शेयर करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि देखिए मैंने वीएपीटी कंप्लीट कर लिया, उसमें फलाना 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 ये है, इसके कंक्लूजन्स ये हैं, इसमें जो अच्छे बुरे जो भी है आप उसका डिटेल्ड नोट्स आप उनको बना के दोनों पार्टीज़ को सबमिट करोगे, ठीक है। और भी कॉम्प्लिकेटेड डिस्क्लोजर सिनारियोज हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो यही है कि आप एक डिटेल रिपोर्ट बनाओ, फिर आप रेलेवेंट पेलोड जो है वो अटैच करो, स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस जो भी अटैच करो और अपना रिपोर्ट सबमिट कर दो। तो इस पॉइंट पे ये वीडियो ख़त्म होता है और हमने ये पूरा जो सिलसिला है मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर का और हैकिंग का, और ये दोनों स्टेप्स मतलब ये दोनों लेवल्स के जो पहले का जो प्रिपरेशन वाला स्टेप है ये भी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो इस पॉइंट पे ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।